अगर गवर्नमेंट प्रिंट कर सकती है रुपीस को यानी करेंसी को और सारे लोगों में, पाकिस्तान के सारे लोगों में 1-1 लाख रुपया या 2-2 लाख उनके अकाउंट में डाल दे तो उससे क्या होगा। अगर गवर्नमेंट प्रिंट कर सकती है और उसके बावजूद हमारे कंट्री की जो वैल्यू है या करेंसी की वैल्यू है वो इतनी डाउन क्यों है। हम करेंसी प्रिंट करके उसकी वैल्यू क्या इक्वल नहीं कर सकते डॉलर के। आखिर पूरी दुनिया में डॉलर ही क्यों यूज़ होता है, हमारे रुपीस में क्यों लोग ट्रेड नहीं करते और हमारे पैसे की, हमारी करेंसी की वैल्यू यूएस डॉलर जो है वो 208, 211, 210 या इस लेवल पे क्यों आ जाती है। इस करेंसी को कौन गिराता है और क्यों हमारी करेंसी की वैल्यू डाउन जा रही है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। हम क्यों नहीं इंटरनेशनल लेवल पे यूएस डॉलर के इक्वल अपनी करेंसी को कर सकते। जब पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हुए थे 1947 में तो तकरीबन एक यूएस डॉलर जो था वो एक ही रुपी के बराबर था। मतलब वो डेफिनेटली इंडिया पाकिस्तान उस वक्त एक थे और उससे पहले एक यूएस डॉलर जो है वो तकरीबन 1 रुपीज़ के बराबर था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐसा क्या हुआ कि यूएस डॉलर जो है वो इंडिया में भी तकरीबन 90 पे पहुंच गया, 80 पे, और यहाँ पाकिस्तान में भी हमारे 210 और 100, पहले 150, फिर उसके बाद 190, 200 पे से और फिर 208 और 11 तक कैसे पहुंचा। आखिर ये डिसाइड कौन करता है। सपोज़ अगर कोई भी कंट्री अपनी करेंसी को प्रिंट करे और सारे लोगों में डिवाइड कर दे, 1-1 लाख, 2-2 लाख डिवाइड कर दे, उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, पैसा बहुत ज़्यादा होगा और एक ही चीज़ को ख़रीदने वाले इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि अब प्राइस को एक स्पेसिफिक जगह पे होल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि मेरे पास ये एक मार्कर है और मैं इसको सेल करना चाहता हूँ। आप इसको मोबाइल समझ लें, आप इसको लैपटॉप समझ लें, आप इसको कोई प्रोडक्ट समझ लें। मेरे पास एक प्रोडक्ट है, मैं इसको सेल करना चाहता हूँ। अब इसको ख़रीदने वाले 2000 बंदे हैं। अब मेरे पास इतनी ऑप्शन मौजूद है, चूँकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और मैं इसकी प्राइस खुद एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं इसकी पहली प्राइस जो रखता हूँ, मैं इसकी $2000 रखता हूँ। ठीक है, मैं इसकी 2000 की डिमांड करता हूँ। उसमें से कुछ लोग जो हैं वो इसे ख़रीदने पे तैयार होते हैं, वो भी अपनी अपनी प्राइस पहले लगाते हैं। मैं उसको कहता हूँ जी मैं इसकी, आप अपनी अपनी प्राइस लगाएं। कोई इसकी 2000 लगा देता है, कोई इसकी 2002 लगा देता है, कि कोई इसकी 2500 लगा देता है। इस तरह प्राइस बढ़ती जाएगी और जो लोग नहीं ख़रीद सकते वो एक साइड पे होते जाएंगे। सपोज़ पहले वो 1000 से 2000 बंदे हैं, वो 2000 से 1000 होते हैं, 1000 से फिर वो उसे ख़रीदते वो अल्टीमेटली 100 और एक आदमी तक पहुँचते इसकी प्राइस पता नहीं कहाँ पे जाके एडजस्ट होगी। आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसकी प्राइस 10,000 तक भी जा सकती है। जितनी मैं चाहूँ वहाँ पे, जितनी मेरे पास डिमांड ज़्यादा होगी मेरी प्रोडक्ट की, मैं उतनी उसकी एडजस्ट कर सकता हूँ अपने हिसाब से उसकी प्राइस। इसी तरह ज़मीन है, रियल स्टेट है, उसमें हम एक प्लाट जो है, आज हमें अगर वो 5 लाख को मरला मिल रहा है तो 1 साल के बाद चूँकि ज़मीन कम हो रही है और उसको ख़रीदने वाले, उसके ऊपर घर बनाने वाले बहुत ज़्यादा हैं और हर साल उसकी डिमांड बढ़ती है। तो आज वो 5 लाख को मरला है, कल को वो 7 लाख को, अगले साल वो 10 लाख को, फिर 12, 15, 16, सो ऑन सो फोर्थ वो अपनी प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाता है। जबकि करेंसी अपनी वैल्यू डीवैल्यू करती जाती है, डिक्रीज़ होती जाती है। जितनी हम करेंसी प्रिंट करते हैं, चाहे वो डॉलर की फॉर्म में हो, चाहे वो यूरो की फॉर्म में हो, चाहे वो पाक रुपीज़ या इंडियन रुपीज़ की फॉर्म में हो, वो अपनी प्राइस डीवैल्यू करती जाती है। एक ब्रेड अगर पहले 10 रुपये का आता था तो आज वो 20 रुपये का है, और हो सकता है साल के बाद वही जो एक ब्रेड है, वो एक प्रोडक्ट है ना, तो वो प्रोडक्ट 50 की हो जाए, 50 रुपीज़ की एक ब्रेड हो जाए। तो इस तरह ब्रेड अपनी वैल्यू, प्रोडक्ट जो है, चूँकि हम इतनी प्रोड्यूस नहीं कर रहे, हम इतनी बना नहीं रहे, हम इतनी वैल्यू और सोर्सेज और सर्विसेज इतनी बढ़ा नहीं रहे, फैक्ट्रियाँ और इंडस्ट्रियाँ इतनी लगा नहीं रहे, तो उन प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ रही है और रुपीज़ की डीवैल्यू हो रही है।
आपने 10 लाख बैंक में जमा करवाया तो पैसे की वैल्यू 50% डी वैल्यू हुई तो वो आधा हो गया, वो उतनी नहीं रही। लेकिन अगर आपने डिफरेंट फार्म में डिवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट की, डिवर्सिफाइड फार्म में, कहीं क्रिप्टो में, कहीं आपने प्लॉट में, रियल स्टेट में, स्टॉक एक्सचेंज में, डिफरेंट जगह पे कुछ उसके आपने जानवर लेके छोड़ दिए और डिफरेंट चीज़ें आपने डिफरेंट एरियाज़ में इन्वेस्ट किया, तो वो आपकी वैल्यू जो है उसकी बढ़ेगी। क्योंकि जो चीज़ आपने आज खरीदी वो अगर 1 लाख की है तो वो कल को 1.5 लाख की, लेकिन पैसा नीचे जाता जाएगा। तो इस तरह वैल्यू जो है वो रुपीज़ की वैल्यू डी वैल्यू होती है जब करेंसी प्रिंट की जाती है। गवर्नमेंट करेंसी प्रिंट कर लेती है, लेकिन सर्विस और वैल्यू और रिसोर्सेज और उतनी हम वैल्यू ऐड नहीं करते और अपनी एक्सपोर्ट में काम नहीं करते। हम ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस, वैल्यूज़, स्किल और इस तरह की चीज़ें में इजाफा नहीं करते और पैसा बाहर हमारा जाता ज़्यादा है और उधर से कम आता है। तो जितनी हम वैल्यू, जितनी सर्विसेज, जितने रिसोर्सेज बनाएंगे, जितनी इंडस्ट्रीज लगाएंगे, फैक्ट्रीज लगाएंगे, अपने कंट्री में बनी हुई प्रोडक्ट जो है उनको इस्तेमाल करेंगे और बाहर से कम मंगवाएंगे और अपनी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, बाहर भेजेंगे, तो बाहर का पैसा ज़्यादा आएगा और हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। तो इस बेस के ऊपर होता है। अब यूएस ही पूरी दुनिया में क्यों चलता है, उसकी सिंपल रीज़न है। एक वक्त आया कि लोग पहले क्या करते थे, एवोल्यूशन, करेंसी की एवोल्यूशन कैसे हुई कि पहले लोग अपनी सर्विस के बदले, आपको कोई चीज़ आती है, आप किसी का काम कर देते, आपको वो उसके बदले कोई चीज़ मिल जाती है। आपके पास बार्टर सिस्टम होता था कि आपके पास यानी गुड्स हैं, गुड्स अनाज है, तो किसी को हल चाहिए, आप उसको अनाज दे के उससे हल ले लेते। आपको लैंड चाहिए, आप कोई सर्विस दे के उससे वो लैंड ले लेते। इस तरह चीज़ें सर्विस के अवश्य बिकती थी। मतलब एक चीज़ मेरे पास है, एक आपके पास है। आपको गल्ला उगाने के लिए आपको मतलब सर्विस की ज़रूरत है, मैंने सर्विस दी, आपने मुझे कुछ गल्ला दे दिया। इस तरह चीज़ों को एक्सचेंज किया जाता था, सर्विस को एक्सचेंज कर लिया जाता और इसी तरह गुड्स को भी एक दूसरे के साथ वो बार्टर सिस्टम के ज़रिए कर ली। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सारी चीज़ें हर जगह तो मुयसर नहीं है कि एक बंदे को एक चीज़ चाहिए और दूसरे के पास वही हो। मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गंदम चाहिए और किसी और को कोई और प्रोडक्ट चाहिए तो उसके पास ना हो, तो फिर हम चेंज कैसे करें। तो एक चीज़ ऐसे भी हुई, तो उन्होंने एक सारी दुनिया ने जो ट्रेड का सिस्टम है वो गोल्ड बेस कर लिया कि आप ऐसा करें कि गोल्ड जितना है उसके साथ चेंज कर लें चीज़ों को। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम गोल्ड को प्योरीफिकेशन उसकी देखना और रियल गोल्ड का देखना और ये सारी इसमें बहुत सारे मसले मसाइल आए, तो लोगों ने क्या किया कि फिर वो करेंसी के साथ, यूएस डॉलर के साथ उसको चेंज करना शुरू किया। अब करेंसी यूएस डॉलर ही कैसे डिसाइड हुई, वो इस तरह डिसाइड हुई कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई और सेकंड वर्ल्ड, जो पहली बार जंग अजीम है वो 1914 से लेकर 1918 तक। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर था एमोनिशन का और ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस जो दे रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा एमोनिशन, इस तरह की चीज़ें जो प्रोड्यूस कर रहे थे, वो यूएस कंपनीज थी। अब यूएस ने जितना भी गोल्ड था वो अपने पास इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो इसी तरह सेकंड वर्ल्ड वार हुई तो मैक्सिमम गोल्ड जो है वो 80% गोल्ड दुनिया का अमेरिका के पास इकट्ठा हो गया। जब अमेरिका के पास इकट्ठा हो गया तो उन लोगों ने कहा कि अब गोल्ड तो किसी के पास रहा नहीं, तो अल्टीमेटली अमेरिका की पावर थी, तो उस वक्त यूएस डॉलर ही उन्होंने डोमिनेट कर दिया। और उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वार के बाद हमारे पास वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ये लोग भी आ गए और इन लोगों ने जिनकी इकोनॉमी सेकंड वर्ल्ड वार के बाद बहुत गिरी थी उनको बूस्ट किया। और आज भी आईएमएफ आप देखें कि बहुत सारे कंट्रीज़ के ऊपर आईएमएफ जो है, जो कि ओवरऑल ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिकन इन्फ्लुएंस करते हैं, तो आप देखते हैं कि वो किस तरह से बहुत सारे कंट्रीज़ के ऊपर जिनको वो फैसिलिटेट करते हैं, तो अपनी मर्ज़ी की प्राइसेस भी वहाँ पे लगाते हैं। इस पे इतना टैक्स लगाओ, इस पे इतना टैक्स लगाओ। ये कौन डिसाइड करता है? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। चूँकि ये लोग फैसिलिटेट करते हैं गिरी हुई इकॉनमी को, तो फिर वो अपना पैसा जो लोगों को देते हैं उन्होंने वापस भी लेना होता है। तो बहुत सारे कंट्री, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और इस तरह के जिम्बाब्वे और इस तरह के कंट्रीज़ जो हैं इसके अंदर फंस गए। अब ये कंट्रीज़ जो हैं अपनी प्रोडक्ट की प्राइस भी खुद एडजस्ट नहीं कर सकते, चूँकि ये इतना कर्जा लेते हैं और प्राइस भी वो एडजस्ट करते हैं। अच्छा जी,
अब ये भी सवाल है कि हम अपनी मर्ज़ी से अगर करेंसी प्रिंट कर लें तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है? इससे फ़र्क ये पड़ता है कि इन्फ्लेशन आ जाता है, पैसा इतना लोगों के पास हो जाता है और एक चीज़ को ख़रीदने के लिए लाखों लोग जो हैं वो जमा हो जाएंगे। ज़िम्बाब्वे ने इतनी करेंसी प्रिंट की कि सबको कहा कि करेंसी प्रिंट करके दे दो। अब पूरे कंट्री में पैसा ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट कर दिया गया, लोगों को दे दिया गया और वहाँ पे कहते हैं एक टॉफ़ी ख़रीदने के लिए बोरियों में पैसे लेके जाने पड़ते थे। कोई प्रोडक्ट लेने के लिए बोरियों में पैसे लेके जाने पड़ते थे। इसी तरह आप देखें टमाटर हो या प्याज हो या कोई भी चीज़ हो, पोटैटो हो, टमाटर हो या प्याज हो, जितने ये मार्केट में कम होते हैं इनकी प्राइस बूस्ट करती है, ऊपर चली जाती है। ये डिमांड और सप्लाई के ऊपर, जितनी ज़्यादा डिमांड होगी और सप्लाई कम होगी प्राइस ऊपर जाएगी। सप्लाई ज़्यादा, डिमांड कम, प्राइस नीचे जाएगी। तो ये जो फार्मूला है ये ना सिर्फ एक मार्कर से लेकर एक मोबाइल, कंप्यूटर और एक फ़ैन, कॉमन चीज़ों से लेके ये अपर लेवल पे जो इंटरनेशनल लेवल पे डिसाइड होती है जो वैल्यू किसी चीज़ की, उसके बराबर उसमें भी यही डिसाइड होता है। अब एक चीज़ की वैल्यू सेट कैसे होती है कि ये करेंसी जो है इतनी रहेगी और ये करेंसी, जितना मुल्क ज़्यादा सर्विस देगा, जितनी वैल्यू देगा, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होंगी, जितनी ज़्यादा सर्विस, रिसोर्सेज और उसकी एक्सपोर्ट, उतनी उस करेंसी की वैल्यू ज़्यादा होगी। चाहे वो यूएस हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो मलेशिया हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो। अब आप देख लें कि अपने कंट्री के अंदर, स्पेशली पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, हमारे कंट्री में कितनी ज़्यादा सर्विस दी जाती है जो इंटरनेशनल लेवल पे जाती है। हम कितनी गुड्स बनाते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे डिमांडेड है। हम कितनी सर्विस, कितनी वैल्यूज़ दे रहे हैं। आप जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पे वैल्यू देते हैं, उस वैल्यू के अवश्य आपको पैसे मिलते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक ऑफ़िस में काम करता हूँ तो वहाँ मैं अपनी वैल्यू देता हूँ, मेरी वर्थ है, मैं एक काम करके देता हूँ तो उसकी अवश्य मुझे पैसे मिलते हैं। अगर वैल्यू नहीं तो पैसा भी नहीं। किसी करेंसी की वैल्यू डिसाइड होगी उस कंट्री की सर्विस, उस कंट्री के रिसोर्सेज, उस कंट्री की जॉब, उस कंट्री के काम, उस कंट्री के एक्सपोर्ट के ऊपर, उस कंट्री की गुड्स के ऊपर। तो ये चीज़ें जितनी एक कंट्री ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा उतनी उसके कंट्री की वैल्यू ज़्यादा होगी, उसकी करेंसी की ज़्यादा होगी और उसके लोगों की और उसकी स्किल की और उसकी इंडस्ट्री की। तो इन चीज़ों के ऊपर हमें ज़ोर देना है कि हम कितनी सर्विस पैदा कर रहे हैं, कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, कितनी गुड्स बना रहे हैं, कितनी रिसोर्सेज पैदा कर रहे हैं, कितनी हम स्किल पैदा कर रहे हैं, कितने हम स्किल बेस्ड प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, कितनी इंडस्ट्री, कितनी फैक्ट्रीज़ जो लोकल लेवल पे काम करें और इंटरनेशनल लेवल पे हमारी गुड्स जाएं और बाहर से पैसा और हमारा रूपीज़ जो है, हमारा PKR रूपी स्ट्रॉन्ग हो, डॉलर के कहीं बराबर खड़ा हो जाए। अदरवाइज़ अगर हमारे पास ये पावर नहीं होगी, हमारे पास ये गुड रिसोर्सेज और वैल्यू जो हम ऐड नहीं करेंगे तो इसी तरह हम नीचे पिसते रहेंगे और हमारी करेंसी की वैल्यू नहीं होगी तो हमारे मुल्क की वैल्यू नहीं होगी, हमारे मुल्क की वैल्यू नहीं होगी तो हमारे सिटीज़न की वैल्यू नहीं होगी, हमारी नेशनैलिटी की वैल्यू नहीं होगी। I hope you got this message and share this message with our student.